एक चैलेंज था कि मैं कौन हूँ। कि मेरा शरीर लड़के का था और मेरी जो फीलिंग है वो लड़के की थी। मुझे तो कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं अधूरी हूँ। जब आपने शुरू में कहा कि आप पैदा तो एक लड़के के शरीर में हुई थी, जी, लेकिन जी। आपकी फीलिंग्स लड़कियों वाली थी, जी, तो वो क्या फीलिंग्स होती थी? मतलब आपको क्या लगता था कि आप क्या करना चाहती हैं? मुझे गुड्डा गुड्डी खेलना पसंद था, घर घर खेलना पसंद था, बहन की लिपस्टिक लगा लेती थी, स्कूल काजल लगा के जाती थी, कई बार मार खाती थी, लेकिन प्रेयर में मैं मिटा देती थी काजल, लेकिन अंदर जाके मैं काजल लगा लेती थी। मेरे सपनों में जो आता था वो एक ड्रीम प्रिंस ही आता था। देववती है, वो तो बहुत आक्रामक है, वो तो ताली बजाती है, कपड़े उठा देती है, लोग परेशान करते हैं। तो मतलब ये सोच आपके पास कैसे आई कि आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी या एजुकेटेड हो जाएंगी तो आपकी लाइफ बेहतर होगी? तो मैंने एक चीज बांध लिया, अगर जिंदगी बदलना है ना तो मुझे पढ़ना होगा। जब अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी तो दूसरों की जिंदगी के लिए लड़ने का हौसला कहाँ से आया? लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ये किन्नर है तो क्या करती होगी, और शुरू से मेरा एक सपना था कि मैं हाउसवाइफ बनूं। अच्छा है, वो जा रहा है तो बेहतर मिलेगा। एक रास्ते बंद होते हैं तो 10 अच्छे रास्ते खुलते हैं। आम ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी में ये नहीं होता। अगर वो ट्रेन में भीख मांगने गई है और उनको किसी ने ट्रेन से धक्का दे दिया और उसकी ऑन द स्पॉट अब तक अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति में हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है और जाना है उनकी ज़िंदगियों के चैलेंजेस के बारे में। लेकिन आज की हमारी गेस्ट की लड़ाई बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई वो होती है जो अपने आप से लड़ी जाती है। और हमारी आज की गेस्ट ने बहुत ही बहादुरी से इस लड़ाई को जीता है और ख़ुद को तैयार किया है समाज और दुनिया से लड़ने के लिए। वो प्रेसिडेंट है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन की, सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए मजबूती से काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर आइकन विद्या राजपूत की। आइए जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी, उनके चैलेंजेस, उनके ड्रीम उन्हीं से। स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति में विद्या। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आज हम लोग 2024 में बैठ कर के बात कर रहे हैं। जी। अगर ट्रांसजेंडर के जो व्यक्तित्व है या उनका जो लाइफ है, उनके चैलेंजेस है, इन सब के बारे में हम लोग बहुत आराम से बात कर सकते हैं आज की अगर सिनेरियो की बात करें। लेकिन हम बात करें जब आप पैदा हुई थी, आज से मतलब 70s में आप जब पैदा हुई, छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में, कोंडागांव में आपका जन्म हुआ। उस वक्त का जो सफ़र था वो यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन कितना मुश्किल था और कब आपने ये रियलाइज़ किया कि आप कुछ अलग हैं? ओके, तो मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि मेरा घर वाले जो नाम था वो मुझे चिंटू कह के पुकारते थे, और मेरा स्कूल का नाम विकास था। कई लोग मुझे विनय के भी नाम से जानते थे। और विकास से विद्या का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं था। एक चैलेंज था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को देखती थी कि मेरा शरीर लड़के का था और मेरी जो फीलिंग है वो लड़की की थी। पर ये दोनों ही चीज़ अलग अलग है, इसको मैं खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। और मैं जो फील करती हूँ वो अपने बिहेवियर से जब मैं एक्सप्रेस कर रही थी तो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि छक्का है, मामू है, सिक्सर है, और भी गंदे गंदे कमेंट्स। तो मेरा नाम चिंटू, विनय, विकास वो सारे लोग भूल गए, और एक उपेक्षित कम्युनिटी को जिस नाम से बोला जाता है, चाहे वो हिजड़ा हो, चाहे वो मीठा हो, उस नाम से मुझे बोलते थे। और ये शब्द जब मुझे बोलते थे तो हमेशा मैं प्लान करती थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि ये इतना बुरा फील होता था, इतना सैड फील होता था। कई बार लगता था बोलने वाले का मुंह तोड़ दूँ, और कई बार ऐसा लगता था कि खुद को ख़त्म कर दूँ। लेकिन घर में मम्मी थी, वो रेजा का काम करती थी, तो उनको देख के लगता था कि मुझे जीना है, क्योंकि उनको एक दिन एक आराम की रोटी मिले, अच्छी ज़िंदगी दे पाए, अच्छी ज़िंदगी दे पाए। तो बस वो ये एक मेरी प्रेरणा स्रोत थी। हालांकि मैंने सुसाइड 2-3 बार अटेम्प्ट किया, लेकिन मैं बच गई। तो ये ऐसी मेरी शुरुआत रही। कब आपको लगा, मतलब किस उम्र में और किस एक्टिविटी से आपको ऐसा लगा कि आप डिफरेंट हैं? लोगों ने मुझे रियलाइज़ किया
कि यू आर नॉट ए मेल, यू आर नॉट ए फीमेल, आप 50-50 हो, आप आधे हो। तो ये मुझे तो कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं अधूरी हूँ, और मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं 50-50 हूँ। और खुद को जानने के बाद तो ये महसूस करती हूँ मैं कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे शक्तिशाली जीव हैं वो स्त्री और पुरुष हैं, और उन दोनों के ही गुण अगर मेरे अंदर में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो पूर्ण पुरुष हूँ। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अधूरी हूँ। रहा सवाल जेंडर आइडेंटिटी की, तो उस दौर पे तो उतना मतलब गूगल, जागरूकता यूट्यूब, थी हाँ, नहीं, हाँ। स्कूल सिलेबस में भी कोई नहीं पढ़ता था। तो मैं जब रायपुर आई 2000 के आसपास, उसके बाद में 9-10 साल के बाद जब मैं अपने कम्युनिटी से मिली, तो फिर मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ जो इस तरह की फीलिंग रखती हूँ, या मैं ऐसी हूँ। तो वो 2010 के आसपास होगा, और तब तक मेरे जीवन के लगभग 24-25 बरस गुजर चुके थे, और समझ जाइए 10-12 साल से अपने आप को ढूंढ रही थी। तो वो 20-25 बरस में जाके मैं खुद से मिली, और खुद से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब तक तो ये था कि माँ बोलती थी कि लड़का बन, दोस्त यार बोलते थे मर्द बन। तो मैं जब देखी कि मेरे जैसे लोग भी हैं, उनका खुद का एक वजूद है, और वो बहुत हैप्पीनेस के साथ है, और वैसे है जैसे वो जीना चाहते हैं, तो ये बहुत लंबे समय के बाद अपने आप आइडेंटिफाई कर पाई। आपने जैसे ही कहा कि मैं अपने आप को ढूंढ पाई, और अभी भी हमने देखा कि आपके चेहरे पर इतनी खूबसूरत सी मुस्कान थी, और एक वो जीत वाली मुस्कान कि मैंने अपने आप को समझ लिया है। हाँ। जब आपने शुरू में कहा कि आप पैदा तो एक लड़के के शरीर में हुई थी, लेकिन आपकी फीलिंग्स लड़कियों वाली थी, तो वो क्या फीलिंग्स होती थी? मतलब आपको क्या लगता था कि आप क्या करना चाहती हैं? बिल्कुल मैं आपकी तरह थी। जब आप छोटी थी वैसे ही मैं थी। मुझे गुड्डा गुड्डी खेलना पसंद था, घर घर खेलना पसंद था, और कभी कभी मेरी दीदी की मैं सैंडल पहन लेती थी, उसके दुपट्टा बांध लेती थी। और उन दिनों वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स चलता था, तो वो टीवी पे कभी कभार देख के उनकी तरह वॉक करना अच्छा लगता था। बहन की लिपस्टिक लगा लेती थी, स्कूल काजल लगा के जाती थी, कई बार मार खाती थी, लेकिन प्रेयर में मैं मिटा देती थी काजल, लेकिन अंदर जाके मैं काजल लगा लेती थी। और मेरे सपनों में जो आता था वो एक ड्रीम प्रिंस ही आता था। तो प्रिंसेस नहीं आती थी। प्रिंसेस नहीं, उसके लिए कभी प्रिंसेस तो मैं खुद को ही फील करती थी। और इस तरह से मेरी थिंकिंग थी, और इसी सोच के साथ में बड़ी हुई। तो आपकी मम्मी को आपने बताया, आपने कैसे, जब आपने खुद ही रियलाइज़ किया और लोगों ने आपको रियलाइज़ कराया, हाँ। तो आपने किसी से बात की इस बारे में कि मुझे ऐसा होता है तो मैं क्या करूं? देखिए, मेरे अंदर में इतना डर बैठ गया था ना, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी तो मैं लड़कियों जैसे ही चलती थी, मेरी वॉक वैसी थी, मेरी दोस्ती लड़कियों से ही थी। और मैं वॉशरूम, लड़कों के वॉशरूम जाने के लिए डरती थी, क्योंकि लड़के मुझे छेड़ते थे कि अंदर क्या है दिखा। कई बार क्लास में भी मुझे बंद कर देते थे, नोटबुक फाड़ देते थे, पी कर देते थे मेरे ऊपर। और घर में भी अगर मैं कभी किसी लड़कियों के साथ में खेलते दिखी तो मेरे बड़े भाई मुझे, उनके हाथ में कुछ भी रहे, चाहे टंगिया रहे, चाहे बसूला रहे, चाहे लकड़ी रहे, उसी से ही मुझे मारते थे, चाहे चप्पल रहे तो बेल्ट रहे। तो मैं बहुत डर गई थी, और ये ठान लिया था मैंने कि जो मैं फील करती हूँ अगर मैं उसे डिस्क्लोज करूँगी तो लोग मुझे मारेंगे। और आज तो स्कूलों में किसी बच्चे को मारना मना है ना। और उन दिनों की बात है जब मैं बता रही हूँ 90 to 2000, उस समय जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस समय कोई इस तरह का कोई पाबंदी नहीं था। लोगों को लगता था कि लोगों को सुधारना है तो बहुत मारो तो लोग सुधर जाएंगे। और मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं अपने बॉडी के ऑपोजिट मेरी थिंकिंग है, या मेरी थिंकिंग के ऑपोजिट मेरी बॉडी है। तो ये चीज को समझने की बजाय लोग उसका मजाक बना रहे थे। तो मैं क्लोज थी, और कुछ लोग थे गांव में, जैसे एक तेजा था और एक देवबती थी जो फरसगांव बाजार में बाजार उठाती थी, मतलब सामान लोग को टोकरे में। ये महिलाएं थी या पुरुष थे? ये ट्रांसजेंडर थे। और बस्तर में उनको कड़बा कड़बीन बोला जाता है।
अच्छा। तो वो लोग दोनों थे, लेकिन दोनों के आक्रामक बिहेवियर, बोल्ड एटीट्यूड, इन दोनों से मैं खुद को रिलेट नहीं कर पाती थे। मैं खुद को रिलेट कर पाती थी अपनी मम्मी से, अपनी बहन Soft और से। कोमल। हाँ, सॉफ्ट और कोमल, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय एक फिल्म आई थी मैंने प्यार किया। अच्छा, तो वो मैं भाग्यश्री। खुद, हाँ, तो मैं खुद को कहीं ना कहीं वो सुमन की तरह ही फील करती थी। तो वो तो, और मैं देखती थी कि वो जो देवबती है वो तो बहुत आक्रामक है, वो तो ताली बजाती है, कपड़े उठा देती है, लोग परेशान करते हैं तो, और बहुत एक्स्ट्रा है, ओवर है। तो वो चीज़ें थी। तो मैं डर गई थी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। बहुत बाद में मान के चलिए 2004-5 के आसपास, जब मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, तब फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि दीदी मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। तभी मैं करूँगा ही थी। और तब उसने, लेकिन आप इसी लड़के के साथ रिलेशन में थी? यस, आप थी तो लड़का ही, तो हाँ, उस लड़के ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया? वैसे ही जैसे मैं थी, अरे वाह। लड़का थी। और ऐसा नहीं है, आज बहुत सारी, एक लड़की दूसरी लड़की से भी प्रेम करती है, एक लड़का दूसरे लड़के से भी प्रेम करता है, और एक जिसको लड़का, हम गे या लेस्बियन हाँ, कहते गे या हैं। लेस्बियन कह सकते हैं। और मैं चूंकि खुद को तो एक लड़की ही महसूस करती थी, मेरा शरीर का रूपांतरण नहीं हुआ था, वो अलग बात है। तो उस समय मैंने हिम्मत, वो बोलते हैं ना जब इंसान को प्यार होता है तो हिम्मत आ जाता है, तो उस समय मुझे हिम्मत आ गई थी, और तभी मैं बोली अपनी बहन को। और मेरी बहन सुन के पूरा मतलब एकदम शांत हो गई, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ कहती थी कि बड़ा होके तेरे लिए मैं बहुत सुंदर बहू लेके आऊँगी। तो लेकिन मैं तो अंदर ये सोचती थी कि मम्मी मेरे लिए लड़का देखो, और मम्मी उल्टा बोलती थी। तो ये चीज़ें थी। तो बहन को बोली, फिर बहन ने बोला मुझे कि आप किसी को मत बताना, ये बात अपने तक रखना। और इस तरह से वो पहला बार था जहाँ मैंने अपनी सिस्टर को बोला। और बहुत बाद में जब मैं क्रॉस ड्रेस होने लगी थी, मैंने उस समय सर्जरी नहीं कराया था, और लेकिन मैं लड़कियों के कपड़े पहनना, बाल बढ़ाना, थ्रेडिंग करना, वो सारा चीज़ मैंने कर लिया। और अपने बातचीत में भी, प्रोनाउंसिएशन में मैंने आ रही हूँ जा रही हूँ वो शुरू किया। तब मेरे घर वालों ने, किसी रिश्तेदार ने मुझे देख लिया किसी ऑफिस वापिस में। तो फिर वो घर में बात पता चली, फिर मुझे बहुत डांट पड़ी, और उन्होंने कहा कि वापस गाँव चले जाओ। उस वक्त आप यहाँ रायपुर में काम कर रही थी? हाँ, मैं रायपुर में 1996 में आ गई थी। मेरा 12th पास आउट होने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन, ITI, MSW, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, वो सब मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए किया। तो ये पढ़ाई, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को आपको समझ कैसे थी? क्या आपके घर में थी, या आपने, जैसे आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनी की CEOs कहती हैं कि पावर ऑफ पर्स, कि लड़कियों को या औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये आपको, आपका मतलब ये सोच आपके पास कैसे आई कि आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी या एजुकेटेड हो जाएंगी तो आपकी लाइफ बेहतर होगी? ये कब समझ में आया आपको? मैं ध्यान से देखूं तो हमारे जो स्कूलों की किताबों में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। चाहे वो इक्वालिटी को लेके बात की गई हो, या इक्विटी को लेके बात की हो, या एजुकेशन को लेके कोई कहानी की गई हो। और मैंने आसपास बहुत सारे किरदारों को देखा, चाहे वो फिल्मों के हो, चाहे वो सीरियल के हो, या मेरे लाइफ के हो। मैंने देखा कि मेरे शिक्षक जो मुझे समझाते थे कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो पढ़ना होगा। तो मैंने एक चीज बांध लिया, अगर जिंदगी बदलना है ना तो मुझे पढ़ना होगा। और मुझे पता है कि अगर मैं 12th एग्रीकल्चर करती हूँ, देन मैं आर्ट्स के सेक्टर में जाती हूँ, फिर मैं लिटरेचर में जाती हूँ, फिर मैं कोऑपरेटिव में जाती हूँ। ठीक है, मेरे एजुकेशन में डाइवर्सिटी है, पर मेरे जो मैं सीख रही हूँ वो कितनी सारी चीज़ों को मैं सीख रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। और वो समय यही था कि मेरे मम्मी भी मुझे बहुत यही कहती थी कि तुम्हें पढ़ना है, कुछ भी हो तुम्हें पढ़ना है। तो मैं पढ़ाई कभी गिव अप नहीं की। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे जीजा जी जो हैं वो आज हालांकि मेरे से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने मेरे एजुकेशन के लिए पूरा ध्यान दिया। मेरी यूनिफॉर्म, मेरी किताबें, मेरा एडमिशन, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया। जी।
तो ये अगर माना जाए कि आपकी मदर एक बहुत बड़ा आपके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह रही, कि उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया और आप आज यहाँ पर पहुँची हैं और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते जैसे वो होते हैं, अगर किसी और फीलिंग के साथ किसी और शरीर में अगर हैं तो, और उनको छोड़ दिया जाता है कई बार, सड़कों पर छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो इसके लिए भी आपने काम किया और आप अभी एक बहुत अच्छा एक ट्रांजिट हाउस भी चला रही हैं जहाँ पर आप इसी तरह के लोगों को लेकर के आती हैं। तो ये सोच आपने कैसे सोचा, क्योंकि आप तो खुद अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी, जब अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी तो दूसरों की ज़िंदगी के लिए लड़ने का हौसला कहाँ से आया? एक चीज़ मुझे लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ये किन्नर है तो क्या करती होगी, या तो ट्रेनों में जाती होगी या लोगों के घर में भीख मांगती होगी। पर मुझे ये लगा कि, और शुरू से मेरा एक सपना था कि मैं हाउसवाइफ बनूं। अच्छा। ठीक है, मेरा कोई बड़ा सपना नहीं था कि मैं कलेक्टर बनूं या मैं सोशल एक्टिविस्ट बनूं या फिर मैं कोई लीडर बनूं। कोई क्वालिटी ऐसी थी ही नहीं। मैं एक अच्छी गृहिणी बनना चाहती थी, जो मेरा हस्बैंड शाम को आए तो मैं बढ़िया से वेलकम करूं और चाय पिलाऊं। मेरे खाने में स्वाद इतनी हो कि वो मुझे हक करे। ठीक है, और बस यही लाइफ चाहती थी मैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। लोग ये सोचते हैं कि वो अपने घर में किन्नरों को भी बुलाते हैं, उनसे डांस करवाएंगे, उनको पैसा देंगे, उनको बख्शीश देंगे, उनको दान देंगे, पर वो कभी नहीं सोचेंगे कि ये हमारे बच्चे की क्लासमेट बने या हमारे घर की बहू बने या बेटी रहे। वो नहीं सोचते। वो नहीं सोचने के पीछे का कारण यही है कि लोग आज जो है, लोगों का काम ऐसा है कम्युनिटी का, तो मुझे छवि बना दी, वैसी छवि बन गई है। तो मुझे ये लगा कि वो छवि को ठीक करनी है। तो वो छवि को कैसे ठीक कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड करें, एजुकेट करें और उनको अपने पैरों में खड़ा करें। तो मेरा ये जो चीज़ था कि मैं मिस इंडिया बनाऊं, मिस इंटरनेशनल क्वीन बनाऊं, मैं पुलिस बनाऊं, मैं एडवोकेट बनाऊं, मैं टीचर बनाऊं, तो लोगों की सोच बदलेगी कि अच्छा यार, ये लोग भी तो ये काम कर सकते हैं। और रहा सवाल सुंदरता के मामले में, तो किसी की सुंदरता को देखने का जो नजरिया है या मापदंड है, वो इंसान खुद तय करता है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति खूबसूरत है। बहुत खूब। जी जी जी। तो ये आपने जब शुरू किया और आपके अभी ट्रांजिट हॉस्टल में काफ़ी सारी मतलब आपके साथ ही रह रहे हैं और अलग अलग पोजीशंस पर जा रहे हैं, तो किस तरीके से, मतलब कोई यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है या सिर्फ छोड़ जाते हैं, क्या सिस्टम है कि लोग आते हैं आपके पास? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो पहले भी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र की थी। कल मैं तो बाहर ही थी और कल एक बच्ची गेट के पास आई और काफ़ी देर तक खड़ी थी। उसके सर पे बाल नहीं थे और मैं नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो देख रेख करते हैं वो बाहर निकले, जो मैनेज करते हैं, और वो एक बार निकले, एक बार देखे कि कोई बच्ची खड़ी है गेट पे। गेट काफ़ी डिस्टेंस पे है, लगभग 30-40 मीटर के बाहर है। तो फिर दोबारा जब निकले 10-15 मिनट के बाद, तो भी वो बच्ची वहीं पे खड़ी थी। तो पूछे, यहाँ तुम कैसे हो, क्या नाम है? तो बोली मेरा नाम टीना है। वो मात्र 13 साल की बच्ची थी। और तो पूछे आपको किसने भेजा? तो बोली कि चाइल्ड वेलफेयर वालों ने। तो मैं जब शाम को उससे मिली तो मुझे नमस्ते की और एक कागज का फ्लावर बनाई थी वो, और मुझे दी। और उसने बोला कि आप मेरा काउंसलिंग करोगी ना? मुझे पता है। तो ये देखिए कि एक तो वो ट्रांसजेंडर है, उसका वो डिस्क्रिमिनेशन झेल रही है, देन वो मेंटली चैलेंज है, उसका डिस्क्रिमिनेशन झेल रही है। तो वो एक चीज़ है कि लोग हर तरह से आते हैं। कभी कोई नौकरी में लग गया तो उसके कोई फ्रेंड हैं, दोस्त यार हैं, सहेली हैं, वो लोग आ जाते हैं उनके थ्रू, या फिर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कम्युनिटी के साथ 15-20 सालों के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ से कोई इस तरह से आ जाता है। और एक अच्छी बात है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से 22 लोग ट्रांसजेंडर पुलिस बने हैं और 17 लोग जो हैं बालको कोरबा में जॉब कर रहे हैं, मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड और भी इस तरह से कई अलग अलग कंपनियों में और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि एक ट्रांसजेंडर भीख नहीं मांगना चाहता, मजबूरी में भीख मांगते हैं, मजबूरी में सेक्स वर्क करते हैं। ये बात अलग है कि उस ओर चले जाने के बाद इस ओर लौट पाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन वो लोग को लगता है कि यहाँ कुछ उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो लोग एक उम्मीद और एक आशा के साथ आते हैं। आपके हॉस्टल में बहुत तरह से लोग आए होंगे, कभी आपने ऐसा महसूस किया, क्योंकि जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं, आपने खुद भी बताया कि आपको अपने आप से लड़ने में कितना वक्त लगा, फिर अपने परिवार से लड़ो, फिर समाज से लड़ो, तो जो लोग यहाँ आते हैं वो मेंटली भी कितने टॉर्चर्ड होते होंगे, तो उनकी भी काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है कि बहुत ही आपको, आप खुद भी अंदर से हिल गई हो किसी को उसकी मेंटल स्थिति को देख करके? एक बच्ची आई थी, उसका नाम इंसिया है, और पहले उसका नाम राहुल था, और वो भाग के आई थी, और उसके 12 घंटा के भीतर में उसके परिवार वाले आ गए और बहुत मतलब उनको बहुत डांट दिए, उनको गाली गलौज किए, बहुत मारपीट किए, लेकिन हम लोग बीच बचाव किए और उसके बाद उस बच्ची को लेके चले गए। तो वही लगा था कि आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके बाद उस बच्ची का झाड़ फूँक करवाए और उसके बाद उसको आगरा मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिए। और उसके बाद हमें जब पता लगा तो हमने उनके पेरेंट्स से बात किया और हमने कहा कि हम ये सारी चीज़ें पुलिस तक लेके जाएंगे करके, और उसके बाद फिर मोनी जो है वो आगरा हॉस्पिटल से फिर वो भाग गई और ट्रेन में विदाउट टिकट बैठी और फिर वो गरिमागरी आई। और रहा सवाल एक और 17 साल की बच्ची है, वो 16 साल की उम्र से है और उसको एक बीमारी है, उसके शरीर पे ब्लड नहीं बनता और हमेशा उसको ब्लड की ज़रूरत रहती है। और वो जब बीमार हुई तो एम्स में भर्ती किया, जनरली एम्स में भर्ती किए, लेकिन इस समय उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो हमने कहीं से उनके पेरेंट्स को ढूंढा और उसकी मम्मी तो कुछ समय पहले ही गुजर गई थी और ये मिलने भी नहीं गई उससे। उसका कहना था कि मैं अपनी मम्मी की अच्छी यादों को लेके रहना चाहती हूँ, तो मैं उनका जो मतलब जो डेथ फेस है उसको देख के मैं मतलब वो, और उसके बाद फिर मैं देखी कि वो आईसीयू में है और उसके पापा और उसके भाई और नानी आए थे और वो लोग आए और आधा घंटा में देख के चले गए, रुके नहीं। और वो इतनी सीरियस थी और 15 दिन एडमिट थी। तो मेरे को लगा कि, और एक घटना ये हुई थी कि एक ट्रांस वुमेन जो है वो रिलेशनशिप में थी बिलासपुर में, उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं दुकान खोलूँगा, मुझे 8 लाख की ज़रूरत है, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वो खेत बेच के पैसा दी और जब लड़के से वापस कुछ महीनों के बाद पैसा मांगने लगी तो उसने कुछ अपने दोस्तों को बुलाया और उसे बहुत मारा, उसके कई जगह इंजरी आई, हड्डियाँ टूट गई, वो सिम्स में एडमिट हो गई और सिम्स में एडमिट होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके पेरेंट्स भी आए और उसकी माँ ने, जब वो ख़त्म हो गई तो उसकी माँ ने ये कहा कि ये इसको लेके जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर देना। तो हमने कहा आप तो इसके माता पिता हैं, आप हमें क्यों बोल रहे हो? तो बोलती है कि नहीं, ये आपके समाज का है। तो सोचिए कि सिर्फ जेंडर अलग होने की वजह से मदर साइलेंट हो जाती है और मदर कट ऑफ कर दे रही है, तो फिर दुनिया से क्या बोले। आपकी शादी हो चुकी है? जी। कब कैसे मिली आप अपने हस्बैंड से? हाँ, ये मैं जब लॉकडाउन हुआ ना, तो हालांकि मैं उससे पहले से ही मैं अपने लिए कोई पार्टनर चाह रही थी और काफी, इसके पहले भी आपके कोई बॉयफ्रेंड्स रहे हैं? हाँ, मैं रिलेशनशिप में थी और वो रिलेशनशिप टूट गया। इसलिए क्यों टूट गया? देखिए, मेरा ये था कि हमारा जो भी रिश्ता हो वो पब्लिकली हो इन द सेंस कि लोग हम इस रिलेशन में हैं ये लोग जाने। एक बंद कमरे में मैं रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी और मैं खुद को कभी जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, जो चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसको छुपा के मैं कैसे रख सकती हूँ? वो मेरे हैप्पीनेस का कारण है। और उसका कहना था कि तुम ट्रांसजेंडर हो, तो और वो नॉर्मल लड़के थे? हाँ, मैं भी नॉर्मल ही हूँ, लेकिन मैं लड़का या लड़की नहीं मतलब हूँ। अब आप नॉर्मल वुमेन हैं और वो नॉर्मल लड़का था, ट्रांसजेंडर नहीं था। हाँ। तो उसका ये कहना था कि तुम्हें कोई लोग छेड़े या कहें तो तुम ट्रांसजेंडर हो तो ये तुम डिस्क्रिमिनेशन झेल सकती हो या उसका जवाब दे सकती हो, पर मैं सेकंड पर्सन हूँ और मैं घर नहीं ले जा सकता और ना ही रिश्तेदारों को बता सकता हूँ।
तो और ये तो मैंने फिर ये illegally भी, आप रखना हाँ, चाहते हो और एक दूसरी तरीके से। चीज़ ये भी थी कि वो एक और रिलेशनशिप में है, वो भी मुझे पता चला। और उन्होंने कहा कि तुम साथ रहना हम्म, अब दोस्त बन के। तो मैं बोली ये दोस्ती वाला प्यार तो मैं नहीं कर सकती। और उसके बाद फिर लॉकडाउन के टाइम में मैंने अपने एक ट्रांसमेन जो फीमेल टू मेल है उस ग्रुप में मैंने कहा कि मुझे एक ट्रांसमेन की ज़रूरत है जिसके साथ मैं आगे ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, एक लाइफ पार्टनर की तरह। तो फिर लॉकडाउन में मुझे मेल वगैरह आए, फिर बातचीत हुई और फिर वो सेकंड लॉकडाउन के बाद वो आए और अभी साथ में हैं और बहुत अच्छे से हैं। और आज जब मैं घर नहीं पहुंचती हूँ तो उनका फ़ोन आ जाता है, हर एक घंटे में एक कॉल या मैसेज आ जाएगा, कहाँ हो तुम, कब आ रही हो। तो ये बहुत अच्छा फील होता है कि फैमिली है, कोई परवाह करता है। अगर मैं नहीं लौटूं तो कोई पूछने वाला है। आम ट्रांसजेंडरों की ज़िंदगी में ये नहीं होता। अगर वो ट्रेन में भीख मांगने गई है और उनको किसी ने ट्रेन से धक्का दे दिया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई, तो ना उनके परिवार वालों का उनके लिए फ़ोन आता है, ना किसी पुरुष मित्र का उनके लिए फ़ोन आता है, ना उनके पति का उनके लिए कोई फ़ोन आता है। ये जो LGBTQ है ये, जी जी, इसमें ये अलग अलग जो कैटेगरीज है ये समझ में नहीं आती कि कौन, क्योंकि अक्सर सुनते हैं ना कि हम तो ट्रांसजेंडर मतलब एक उसको समझते हैं, ठीक तो है, क्या ठीक। कैटेगरीज अलग अलग कैटेगरीज होती जी जी हैं? जी। तो ये जो LGB है वो सेक्सुअल माइनॉरिटी है ओके, और T जो है वो एक जेंडर आइडेंटिटी है। L का मतलब होता है लेस्बियन, मतलब एक लड़की जो एक दूसरी लड़की से प्यार करती है, ठीक है। गे का मतलब होता है समलैंगिक, एक लड़का जो एक दूसरे लड़के से प्यार करता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक लड़का जो लड़की और लड़का दोनों से प्यार कर सकता है, या फिर एक लड़की जो एक लड़की और एक लड़का दोनों से प्यार कर सकता है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है मन और शरीर जिस व्यक्ति का अलग अलग है उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। ऐसा है। तो ये बहुत ही बाफक है, और ये सारे फिर एक अम्ब्रेला में रहते हैं। अच्छा, और ये भी चीज़ है, इसमें एक हिजड़ा कम्युनिटी होता है। आप देखे होंगे कि हो सकता है आपके घर पे शायद कभी बधाई लेने आए होंगे जो लोग डांस करते हैं और वो बच्चा लोग, होता है या शादी होती है उस वक्त आते हैं। तो वो गुरु चेला परंपरा में रहते हैं, उनके एक सीनियर रहते हैं जिसे गुरु कहते हैं, उसके नीचे शिष्य, फिर शिष्य। तो एक फैमिली की तरह वो लोग रहते हैं और उनके कुछ नियम रहते हैं अपने खुद के, और इसे हिजड़ा कम्युनिटी कहा जाता है। वो कैसे अलग है? अलग नहीं, जैसे मैं एक ट्रांसवुमेन हूँ, अब आज मैं खुद जॉब करती हूँ, ठीक है, और पर जिनके पास जॉब नहीं होगा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग या तो लोगों के घर में बधाई टोली का काम करेंगे, तो वो एक ग्रुप में जाके मिल जाते हैं। तो ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए पहले शिष्य बनते हैं और उनका ये रहता है कि आप अगर इसमें आए हो तो उसमें आप यहाँ का जो नियम अनुशासन है उनको फॉलो करना मतलब पड़ेगा। रहते बेसिकली वो भी ट्रांसजेंडर्स ही हैं, ट्रांसवुमेन ही है, पर ये है उनका जो ऑक्यूपेशन है वो अलग हो जाता है, ऐसा है। और एक और है इंटरसेक्स पर्सन। इंटरसेक्स पर्सन का मतलब वो होता है कि जिस व्यक्ति का इंटरनल पार्ट डेवलप नहीं होता है या फिर उसके अंदर में दोनों ही इंटरनल पार्ट होते हैं, मेल के फीमेल के, और उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उस पर्सन को इंटरसेक्स पर्सन कहा जाता है। पर लोग क्या सोचते हैं कि ये जो इंटरसेक्स पर्सन है वो हिजड़ा है या वो असली है और बाकी लोग जो है ट्रांसजेंडर हैं वो लोग बनते हैं। तो ऐसा समझ में आता है लोगों को, जबकि सब अलग अलग हैं। और ट्रांस वुमेन ही जो है, ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन ही जो है वो हिजड़ा कल्चर में जाती है। इंटरसेक्स पर्सन का ऐसा है कि अभी हाल ही में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कराया गया था छत्तीसगढ़ में, तो कम से कम 4000 से ऊपर ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे छत्तीसगढ़ में, और बहुत ज़्यादा नंबर है। तो वो लोग का ये कहना है कि वो आपके समाज का, तो हमने कहा नहीं, आप उसे जैसे देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर क्या है क्या नहीं है वो तो दूसरे व्यक्ति को जब तक आप बताओगे नहीं तो पता चलेगा नहीं। तो आप पढ़ाइए लिखाइए, और जब वक्त होगा 18 साल के बाद और वो बच्चा क्या फील करता है, वो लड़का फील करता है या लड़की फील करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सर्जरी करवा दीजिए।
ये फीलिंग नहीं छोटे समय में होती जब कि वो लड़के हैं या लड़की हैं? नहीं, वो कैसे होता है बता रही हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ एक परमेश्वरी थी। परमेश्वरी दोनों ही इंटरनल पार्ट के साथ में पैदा हुई थी, लेकिन जब वो क्लास 8-9 में गई तो उसकी दाढ़ी मुँचाने लगी। तो उस परमेश्वरी ने अपने टीचर से कहा कि मैं लड़कों के साथ में बैठूंगा सर, क्योंकि मेरी दाढ़ी मुँचा रही है। और सर को उसने पूरा बात बताया कि मेरा दोनों ही पार्ट है। तो परमेश्वरी फिर अब लड़कों की तरह ही स्कूल जाने लगी। लेकिन आज भी गांव में परमेश्वरी को नोनी ही बोलते हैं, ऐसा है। तो और क्या हुआ, एक बार एक गोलू करके भी ट्रांसजेंडर थी, ट्रांसजेंडर नहीं, वो इंटरसेक्स पर्सन थी। उसका सर्जरी जो है वो 10-12 साल की उम्र में डॉक्टरों ने कहा कि ये लड़की है और उसका सर्जरी करा दिया। अब बाद में गोलू को जब 20-22 साल के बाद ये फील हुआ कि मैं तो लड़का हूँ, तो फिर वो डॉक्टर के पास गया और बोला कि मुझे तो लड़का बना दो। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर कोई बच्चा जिसके पास दोनों ही इंटरनल पार्ट है तो आप पढ़ाइए, उसको स्किल्ड कीजिए, एजुकेट कीजिए। 18-20 साल के बाद बच्चा क्या चाहता है फिर आप डॉक्टर के पास लेके जब जाइए, वो समझने के लिए खुद तैयार हो कि तैयार वो हो जाओ। क्या चाह हाँ, रहा है या हाँ। उसकी क्या थॉट प्रोसेस है। जी 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 बिल्कुल। जी। जैसे आपने सर्जरी की बात की, आप भी सर्जरी में गई। आई थिंक आपने अभी कुछ समय पहले ही कराई। आपने कब सर्जरी कराई? मैं 2014 से लेकर 2019 तक सर्जरी कराई। मतलब एक तो क्या फाइनेंशियली क्राइसिस था कि एक साथ इतने सारे सर्जरी नहीं करा सकते हैं, और हेल्थ इशू भी रहता है कि आप एक साथ सारे सर्जरी कैसे करा सकते हो, क्योंकि बहुत हार्मोन थेरेपी पे रखा जाता है। हाँ, कुछ हाँ। काफी लंबी प्रोसेस होती है। अगर मुझे सर्जरी कराना है तो सबसे पहले मैं अपना 4 से 6 महीना काउंसलिंग कराऊं, और अगर पेरेंट्स साथ में हैं तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो। देन काउंसलिंग के बाद मेरा जेंडर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि क्या है, मैं विकास के रूप में थी, मैं 5'7" हूँ, राइट, और मैं एक लड़कों की तरह रही हूँ, मतलब पेंट शर्ट में मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरी सोशल आइडेंटिटी, ठीक है, एवरीथिंग। अब सडनली मैं एक फीमेल के टायर में आऊंगी और मेरी सोशल आइडेंटिटी एक ट्रांस वुमेन की होगी, किन्नर की होगी या महिला की होगी, तो लोगों का नजरिया, उसके लिए मैं कितना तैयार हूँ, ठीक मानसिक है, रूप से भी। मानसिक रूप से भी, और मेरा बिहेवियर भी कितना तैयार है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई फेस है जो आ रहा है फिर सडनली चला जाएगा। तो इसके लिए काउंसलिंग पहले जरूरी है। काउंसलिंग के बाद होता है हार्मोन्स। हार्मोन से क्या होता है कि जो जैसे मेरा मेल हार्मोन्स ब्लॉक हो गया, फीमेल हार्मोन्स के लिए फीमेल हार्मोन्स में लेने लगी, हाथ पैर आवाज सब में चेंज आने लगा। और उसके बाद फिर हार्मोन जैसे मैंने 6 महीने ले लिया, फिर मैंने सर्जरी कराया। पहले मैंने बॉटम सर्जरी कराया। बॉटम सर्जरी में मेल इंटरनल पार्ट रिमूव करके फीमेल इंटरनल पार्ट डेवलप किया गया। उसके कुछ सालों के बाद फिर मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन करवाया, और उसके बाद और कुछ सर्जरी हो सकती थी, जैसे फेस की सर्जरी हो सकती थी, फेमिनाइन फेस सर्जरी हो सकती थी, और बहुत सारे सर्जरियां हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत महंगी हैं और इसलिए पेनफुल भी है। पेनफुल तो बहुत है, पेनफुल तो इतना ज़्यादा है ना कि एक सर्जरी के बाद हिम्मत नहीं होती कि मैं दूसरी सर्जरी कराऊं। लेकिन बात ये है ना कि देखिए, एक बच्चे को भी इस दुनिया में लाने के लिए एक माँ को सारा दर्द सहन करना पड़ता है, पर खुशी रहती है ना, तो ये मेरी खुशी है कि हमने खुद को जन्म दिया है, खुद को जन्म दिया है, तो उसके लिए पेन क्या चीज है, ऐसा है। अब आप खुश हैं? बहुत। क्या कहना चाहेंगी कि समाज को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी जर्नी एक अपने आप में इतनी स्ट्रगल भरी है। हालांकि आपको बहुत सपोर्ट मिलता चला गया और आज आप वो सपोर्ट सिस्टम दूसरों को दे रही हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगी समाज में या उन पेरेंट्स को जिनके घर में इस तरह के बच्चे होते हैं और उनके तिरस्कार से उन बच्चों को क्या कुछ झेलना पड़ता है जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकते? देखिए, अगर माँ बाप घर में स्वीकार करते हैं तो बच्चा सड़क नहीं पहुंचेगा, उसकी ज़िंदगी सड़क की नहीं होगी। और अगर कोई इंसान सड़क में पहुंच गया है, वापस उसको मेन स्ट्रीम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने सफर के तो लिए मानसिक रूप से वो पूरी तरह से टूट चुका है। टूट चुका है। उसके बाद उसके पास कोई लाइवलीहुड नहीं है, फिर वो तरीका अपनाएगा जो समाज ने उसको ट्रीट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा बच्चा है तो परिवार वालों को इस मामले में, जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी के मामले में एजुकेट होने की ज़रूरत है और अपनी पहले काउंसलिंग कराएं।
क्योंकि उस बच्चे के साथ खड़ा होना है तो माता पिता को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो खुद अगर उनकी अपनी काउंसलिंग होगी तो बच्चों को भी समझ पाएंगे। और अगर बच्चा जैसा भी हो, अगर माँ बाप ये कहें किसी को कि मेरा बच्चा फ्रॉक पहने या पेंट शर्ट पहने, उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है, तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो वही बात है कि पेरेंट्स को एजुकेट होने की ज़रूरत है, और सोसाइटी से मैं यही कहूँगी कि जियो और जीने दो। और कोंडागांव से निकल कर के अमेरिका के वॉशिंगटन तक जाना, जहाँ पर सेमिनार्स आपको अटेंड करना और अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताना, तो ये जो इतना लंबा सफ़र था, जब आप वहाँ पहुँची तो आपको ऐसा लगा कि आज मैं दुनिया को भी बताने के काबिल बन गई हूँ? तो अपनी जो मेहनत आपने जो शुरू की थी, जिस दिन आपने ठाना था कि मुझे कुछ करना है, उस दिन आपको लगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया या अभी भी और कुछ अचीव करना बचा है? मैं 93 में मैं 9th क्लास में थी, और तब एक न्यूज़ आया था, और वो न्यूज़पेपर का ज़माना था उन दिनों में। उसमें लिखा था कि जो बिल क्लिंटन है, उन्होंने जो LGBTQ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको सेना में लेना शुरू कर दिया। तो मेरे दिमाग में उस समय ही क्लिक किया था, जब USA कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता, इंडिया में ट्रांसजेंडर पुलिस क्यों नहीं बन सकते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं ओपन हो गई, फिर मैं खुद एजुकेट भी हुई और कॉन्फिडेंस भी आया काम करते करते। और तभी हमने ये प्लान किया कि हम छत्तीसगढ़ में काम करने के साथ साथ दूसरे राज्यों में और दिल्ली में काम करेंगे। फिर हम 4-6 महीने दिल्ली में काम करने लगे, अभी काउंसिल की भी मेंबर हूँ मैं। और उसके बाद फिर हमें ये लगा कि हम जो काम किए हैं वो चीज़ों को हम दुनिया को बताएं। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को बताएं इन द सेंस कि हम एटलीस्ट इसको अमेरिका तक तो लेके जाएं और हम पूरे विश्व के लिए काम करें। और यही हुआ कि हम लोग IVPL प्रोग्राम के तहत जो है वो वाशिंगटन पहुँचे, वहाँ से बोस्टन, पोर्टलैंड, फ्लोरिडा, इन सारे जगहों पे गए और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और US गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ भी गए और इन सारी चीज़ों को बताने लगे। और अच्छा लगा। और संघर्ष तो अभी लंबा है, क्योंकि हमने जितना काम किया है वो पूरे गोल का 10% है। अभी तो 90% अचीवमेंट बाकी है। मैं कहूँगी कि अभी जस्ट हमने शुरुआत किया है। जी जी। तो क्या आपके अब फ्यूचर में आप चाहती हैं कि किस तरह का आप चाहती हैं कि ये कम्युनिटी और किस तरह के राइट्स आप चाहती हैं? देखिए, मैं अभी भी यही कहूँगी कि एक ट्रांस वुमेन ये सपना देखती है कि उसके माँ बाप उसे बेटी की तरह पाले और उसका खुद का ससुराल हो। वो आज भी मेरे गोल पे है। और समाज में बराबरी का हक मिले, हर जगह उनको बराबर मौके मिले। जी, और सब जगह बराबर मौके मिले और लोग रिस्पेक्ट करें, स्पेस दें, और लोगों को लाइवलीहुड के लिए रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज मैं देखूं तो सोशली, इकोनॉमिकी, फाइनेंशियली हो गया, या फिर मैं देखूं कि एजुकेशन के रूप में भी सबसे पीछे हम लोग खड़े हैं। तो अगर किसी कम्युनिटी को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो हमारा कम्युनिटी है। तो रिजर्वेशन मस्ट है। अगर भारत सरकार या स्टेट 1% भी रिजर्वेशन देता है तो बहुत सी कम्युनिटी जो है वो आम जिंदगी जी पाएंगे जो एक लड़का और लड़की जीते हैं। जो एक आम नागरिक अगर जो जैसे जीता है वैसा जिएंगे। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं विद्या जी कि आपकी ये जो सोच है और आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे हों। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और बहुत बड़ा थैंक यू है कि आप आई और आपने अपनी लाइफ की इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हमारे साथ शेयर किया और डिस्कस किया और बताया कि किस तरीके से ये जो तकलीफ़ है और ये जो जर्नी है, ये चैलेंजेस हैं और लोगों को इंस्पायर करेंगे और उनके जीवन को भी और बेहतर करेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आप आई और इसी तरह से आप हमें, समाज को और सभी को इंस्पायर करती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।